नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर अपने वादे के मुताबिक आपसे मिलने के लिए पुनः हाजिर हूँ। साथियों, पिछले दिनों से मैं थोड़ा सा रिवाइज चैप्टर्स आप सब नए साथियों के लिए दे रहा हूँ और कल के पहले यानी क्लास नंबर 104 में मैंने आपसे चर्चा की थी वेन 1 की, क्लास नंबर 3 पर 103 पर, और आज क्लास नंबर 104 यानी 104 पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं अपने रिवाइज कोर्स रिवाइज रेमेडी C1 की। C1 पर जाने से पहले डॉक्टर AP सिंह विसेन जी नमस्कार है। आप सबसे पहले दर्शक हैं मेरे जो इस समय ऑनलाइन पर आए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा, आप भी इस समय लाइन पर हैं, नमस्कार आपका। मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी साथी हमारे सब लाइन पर आ जाएं तो मैं आपके बीच में अपनी बात रख सकूं। सुप्रभात देव जी नमस्कार आपका, आप भी लाइन पर हैं और आप सब लगातार एक लाइन सी बनी है आप सबकी हमारे इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए। दिन भर जो आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमारे नए साथियों की एडवांस बुकिंग आती है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि आप सब इलेक्ट्रोहोपैथी में बहुत ही ज़्यादा मन लगा रहे हैं। और अब अरुण श्रीवास्तव जी आपका भी नमस्कार है, बहुत सुंदर आपने स्टिकर बना के लगाया है। रॉबिन प्रताप सिंह जी नमस्कार, उमेश कुमकर जी नमस्कार। क्योंकि आप सब कहते हैं कि मैं आपके नाम ले लेता हूं, इस नाते मैं रुका हुआ हूं कि आपके जल्दी जल्दी नाम ले लूं। एक बार फिर मैं अपने सभी ऑनलाइन साथियों का, देर रात लोड करके सुनने वाले तमाम साथियों का, हीरी सिंह जी भी हैं नमस्कार आपका, डॉक्टर ओम प्रकाश जंगल जी हैं नमस्कार, जय हो EH की आप लिख रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मैं तो ये देखता हूं कि आप बहुत ही सक्रिय हैं इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में सोशल मीडिया पर, और आपके तमाम पोस्टें मैं पढ़ता रहता हूं, तो स्वाभाविक है कि आप इलेक्ट्रोहोपैथी के असली दीवाने हैं। और जिसको दीवानापन में जो इलेक्ट्रोहोपैथी का दीवाना हो गया वो निश्चित रूप से समाज को कुछ देगा। सौरभ आवटे जी आपका भी नमस्कार है। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं C1 की। हमारे कई साथी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई है और लगातार, जी हाँ सुप्रभु जी आपने सही बताया। अच्छा, मैंने 104 पर आपको वेन 1 की जानकारी दी है, यानी आज मेरा ये क्लास नंबर 105 है। चलिए 105वें क्लास में मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुब्रतो जी ने हमको इस बात की जानकारी दी, मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस भूल जाता है, इस नाते मैं अपने सीक्वेंस को याद नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं नोट भी नहीं करता कि मैं किस दिन में कौन सा क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी तरफ से जानकारी आई कि आज का मेरा क्लास नंबर 105 है, तो चलिए 105 में आप सभी का स्वागत है। अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी नमस्कार। इंजीनियर सचिन त्यागी जी, चूँकि आप पहले EH लिखते हैं, वो दरअसल ER दिखने लगता है, तो मैं आपको जल्दबाजी में इंजीनियर कह देता हूँ। अन्वेश जी नमस्कार, लखनऊ से आप आ चुके हैं। मोहम्मद अफजल अंसारी जी भी आ चुके हैं। सचिन जी नमस्कार, आपका स्टिकर बहुत अच्छा लगा। राम सूरज जी भी हैं नमस्कार। संजय कुमार पांडे रांची से। अन्वेश जी आपका प्रणाम स्वीकार है। अखंड प्रताप जी आपका भी नमस्कार है। चलिए आज मैं आप सबके पहले नाम ही पढ़ देता हूं। सुशील उमरी जी आपका नमस्कार मिल रहा है। सुब्रत जी कोई बात नहीं, चलिए मैंने आपकी बात को सुन लिया और मैंने अपने आप में संशोधन कर लिया। मुकेश खुंड जी
बिल्कुल, मैं आपकी उपस्थिति को मान रहा हूं। गौतम गुप्ता जी नमस्कार। हमारे कई साथियों ने इस बात की चर्चा की थी कि सीवन के विस्तृत कार्यों की विवेचना की जाए। जैसा कि पवन शर्मा जी नमस्कार, आपका प्रणाम स्वीकार है। अजय कुमार जी नमस्कार, थोड़ा विलंब से आए हैं, 7 मिनट हो चुका है मुझे लाइन पर आप सबका इंतजार करते हुए। गौतम गुप्ता जी आप भी विलंब से आए हैं। पवन शर्मा जी आप भी विलंब से हैं। चलिए आप सबका नमस्कार। सीवन का जो वास्तव में कार्य क्षेत्र है, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर पिछले कई सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अनुभव के तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि सीवन का जो प्रभावी क्षेत्र है वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन के ओवरी पर है। लेकिन ओवरी की अगर हम विस्तृत व्याख्या करें, ये एक प्रधान जेनिटल ऑर्गन है जहां पर ओवम बनते हैं। सैनी जी नमस्कार, आप बहुत विलंब से आए हैं, 8 मिनट हो चुके हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा में था। ओवरी एक विशेष ऐसा अंग है जहां पर एक नई सृष्टि की रचना का प्रारंभिक रूप आरंभ होता है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अब मैं आपके नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं गंभीर मुद्रा में आ चुका हूं, पढ़ाने के फ्लो में आ चुका हूं। बस एक बार सचिन जी लिख रहे हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही हूं, बस मानव सेवा और आप जैसे गुरुओं का खींच लाया जो है पिछले 5-6 सालों में। चलिए मेरी शुभकामनाएं सचिन जी आपके साथ हैं। मुन्नीलाल जी आपका भी नमस्कार है और वासुदेव सिंह जी भी इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं, आप सबका नमस्कार है। डॉक्टर रफीक जी भी आ चुके हैं लाइन पर, आपका नमस्कार है। डॉक्टर जी नमस्कार सर। की देवांगन जी नमस्कार। तो सीवन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सीवन विशेष रूप से ओवरी की मेडिसिन है और ओवरी वो ऑर्गन है जो महिला जेनिटल ऑर्गन का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, जहां पर सृष्टि की रचना के लिए एक ईश्वरीय कला का क्षेत्र है, जहां पर ओवम बनता है। ये वो ओवम है जो ओवम एक आने वाली नई सृष्टि की रचना, एक नए जीव की रचना करने के लिए प्रारंभिक रूप में पहले स्वयं जन्म लेता है। यानी ओवरी ओवम का निर्माण करती है। ये ओवम बन करके फैलोपियन ट्यूब में आकर के स्पर्म के साथ मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद ये यूटेरस में जाकर के, गर्भाशय में जाकर के स्थिर होते हैं और वहां पे विकसित होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरी से ही जन्म का आरंभ कहा जा सकता है। अब ओवरी से अगर एक नए जीव के जन्म की कहानी लिखी जाती है तो उस कहानी में ओवम भी एक बनता है, ओवम भी एक तरीके का जन्म देता है। और ओवम की जो कार्यप्रणाली प्रकृति ने मानव शरीर में दे रखी है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में और फीमेल के ऑर्गन्स में, वो ये दे रखी कि हर 28 दिन पर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र चलता है जिसमें ओवम हर 28 दिन बाद नए बनते हैं। तो हर 28 दिन के अंदर उनको नए बनने की एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति उस ओवरी के ग्रंथियों से, ओवरी के मांसपेशियों से या ओवरी के टिश्यूज से मिलती है। तो इस ओवरी के यानी जहां से निर्माण क्रिया आरंभ होती है वहां पर सीवन का बहुत अच्छा और प्रभावशाली कार्य देखा गया है। अगर सीवन को लगातार किसी प्रेग्नेंट लेडी को पूरे 9 महीने तक खिलाया जाए, केवल 5 ड्रॉप उसको पर डे मॉर्निंग में दिया जाए, तो इसकी आने वाली संतान का जो प्रसव है, जो बच्चे का जन्म है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये प्रायोगिक तौर पे देखा गया है।
आइए इससे पहले कि हम C1 की और चर्चा करें, हम सबसे पहले चर्चा कर लें कि C1 में बिनसेटॉक्सकम ऑफिसिनालिन, कोनियम मैकुलेटम, पिम्पेनेला सैक्सिफेरगा, रस्टॉक्सीकोनिडॉन और कोलोफाइलम, ये 5 पौधों का एक समन्वय स्थापित किया गया है, या ये कह लें कि ये इंग्रेडिएंट हैं C1 के। अब ये वास्तव में ओवरी के अलावा जो प्रायोगिक तौर पर ये देखा है कि ये मस्तिष्क के सेरेबेलम में, सेरेब्रम में, एंडोक्राइनिक ग्लैंड में, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में, रेटिकुलो एंडोथीसियल सिस्टम में, प्यूटेटरी ग्लैंड पर, मेल और फीमेल के सभी जेनिटल ऑर्गन पर, सलेवरी ग्लैंड पर, लैरिंग्स पर, फेरिंग्स पर, स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर, पैंक्रियाज पर, महिलाओं के ब्रेस्ट में लैक्टिफेरस ग्लैंड पर, क्यूटिकल पर, सेरस मेम्ब्रेन पर, लंग्स और हार्ट के अपर एपिडर्मिस पर, यूटेरस पर। हमारे बहुत से साथी इसमें फिर लाइन पर आ चुके हैं, मैं नाम उनका जो मुझे दिख रहा है, प्रवीण कुमार जी दिख रहे हैं, डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा जी दिख रहे हैं, AK सरकार जी हैं, भट्टाचार्य बालचंद तिवारी जी हैं। आप सबका नमस्कार स्वीकार है। क्योंकि मेरे बोलने के फ्लो में आपके नाम डिस्टर्ब करते हैं, इस नाते मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। स्टमक, स्टर्नम, बोन मैरो, यूटेरस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। हम ये कह सकते हैं कि C1 का प्रभाव वेनवन की तरह शरीर के सभी संबंधित अंगों तक है। अब इसका कारण समझ लीजिए। मैं उन लेक्चर देने वालों की तरह अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहता जो सिर्फ ये बता देते हैं कि ये इन अंगों की औषधि है या इन रोगों की औषधि है, और इसके बाद फिर कहते हैं कि इन अंगों पर हमारा ये कंपाउंड, ये मिक्सचर खरीदिए। मैं अभी आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले टेलीविज़न के सामने बैठा था आज भी, और एक सीरियल आ रहा था, बहुत चर्चित पुराना सीरियल, जो अभी आपने लॉकडाउन में बड़े चाव से देखा है, रामायण को। संयोग से स्टार भारत पर ये सीरियल आ रहा था और मैं गुजर रहा था तो मेरी निगाह टेलीविज़न के उस स्क्रीन शॉट पर पड़ी जिस पर आश्रम में गुरु वशिष्ठ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि गुरु वो व्यक्ति है जो अपने शिष्य को तपना सिखा दे, जिसमें तप करने की लालसा आ जाए, जिसमें तप करने की धारणा आ जाए। क्योंकि लक्ष्मण ने पूछा कि हमारे पिता दशरथ ने यह कहा है कि आपको जब तक विद्या अध्ययन करना है तब तक आपको नंगे पैर चलना है, तो गुरुजी हम नंगे पैर क्यों चलें, हमें इस पर व्याख्या दे दीजिए। तो वशिष्ठ ने इसी की व्याख्या किया कि गुरु वो व्यक्तित्व है जो अपने शिष्य को तपने की प्रक्रिया सिखाए। हम नंगे पैर चल के पृथ्वी पर अपने पैरों पर शरीर के भार को देके अपने को तपाते हैं, और हम इस बात का आभास लेते हैं कि हम कठिन से कठिन में भी अपने आप को मार्ग से गुजार सकते हैं। और हर चीज की, और गुरु वो व्यक्ति होता है जो शिष्य के हर शंका समाधानों की बहुत खुले रूप में व्याख्या करता हो। अगर गुरु किसी बात को आत्मसात करके उस बात को दबा देता है और गुरु की भावनाओं को समझ नहीं पाता है, शिष्य की भावनाओं को समझ नहीं पाता है, तो वो समझा नहीं सकता, वो गुरु की परिभाषा में नहीं आता। ये बात वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को मुझे आज इस बात का आभास भी हो रहा है कि हमारे तमाम
पूर्व साथी जो विभिन्न औषधियों विभिन्न रोगों पर अपनी चर्चा करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे सीएमई के द्वारा हो, ये जो टाल मटोल की भाषा है उनकी, जो विभिन्न किताबों की रटी रटाई उनकी भाषा है। मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब ये मैं दिखा रहा हूँ। इस किताब का मूल्य, इस किताब में कुल पृष्ठ हैं 3 और इस किताब का मूल्य लिखा हुआ है 700 रुपये। और जब इस किताब को मैं पलट कर देखता हूँ तो सिर्फ इसके पृष्ठ यानी जो इसका कागज़ है वो A1 क्लास का है, बहुत ही सर्वोत्तम है। लेकिन जब मैं इस किताब के पृष्ठों के अंदर मैटर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि जब आप अपनी किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में अपने सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो उसकी व्याख्या आप अधूरी क्यों करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी मैं C1 की चर्चा अधूरी छोड़ रहा हूं। इस पुस्तक के एक पृष्ठ पर लिखा गया, मैंने नोट किया है, मैं ऐसा नहीं कि आपके सामने आने पर जो मनाता वो बोलता हूं। सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपके बीच आने के पहले होमवर्क किया है और 1 पेज नहीं 2 पेज का होमवर्क मैंने किया। ये दूसरा पेज मेरा है और मैं आपको आज ये भी दर्शन करा दूं, ये मेरी पुस्तक है, मैं लिख रहा हूँ, ये आपके सामने दिख रहा है। ये पेज मैं पलट रहा हूँ, आप इस पेज को देख लें, एक बार आप ये देख लें कि मैं इस किताब को कितना लिख चुका हूँ। यहाँ तक ये सब मेरी किताबें, ये मेरे पेज हैं जो मैं लगातार आपके लिए लिख रहा हूँ और लगातार इसमें हर चीज़ का समावेश करते करते मैं आज यहाँ पर डायरिया पर पहुँच गया हूँ। तो जो मैं होमवर्क करता हूँ तो होमवर्क में मैं इस बात का मंथन करता हूँ कि हमारे चाहने वाले साथियों को निश्चित रूप से कुछ अच्छापन, कुछ नयापन मिले। इस किताब में लिखा है A1, S5, Ben1 और WE, ये 4 औषधियाँ मिलकर के स्किन डिजीज, लेप्रोसी, इन्फ्लामेशन, हेडक, डायरिया, कॉलरा, रिमोटिक फीवर, जॉइंट पेन, इतने रोगों में ये 4 दवाएं काफ़ी हैं। दवा फिर से सुन लीजिए, A1, S5, Ben1 और WE। जो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया है, जो डिवाइडेशन चार्ट दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि A1 आपकी आर्टरीज की दवा है, S5 आपकी स्टमक से संबंधित, लीवर से संबंधित, पैंक्रियाज से संबंधित औषधि है। Ben1 पर चर्चा मैं कल कर चुका हूँ। WE एक सामान्य औषधि है जो हमारे विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को नॉर्मल करती है। अब ये 4 औषधियों का संबंध लेप्रोसी से है, इन्फ्लामेशन से है, डिजीज से, स्किन डिजीज से है, हेडक से है, डायरिया से है, कॉलरा से है। न तो इसमें डोज लिखी गई है, न इसमें ये लिखा गया कि इस दवा को बनाना कैसे है। सिर्फ इतना लिखा गया कि ये 5 दवाएं इन रोगों के लिए प्रभावी हैं। अब जरा इस किताब को पढ़ करके और प्रयोग करने वाले साथी हमको बताएं कि क्या ये दवाइयाँ इन संबंधित रोगों में बिना किसी डोज के कितना दे दिया जाए और क्यों दे दिया जाए। अगर दिया भी जाए या ये ठीक करती हैं तो क्यों ठीक करती हैं। यही दुख होता है मुझे। अच्छी किताबें जिनको लोग कहते हैं उनको पढ़ के, उनके पन्नों को पलट करके। और ये किताब मेरे पास एक सैंपल बुक के रूप में हमारे किसी चाहने वाले ने भेजा मेरे पास कि आप इस पुस्तक का भी अध्ययन कर लें। डॉक्टर A.K. सरकार लिख रहे हैं, सर कैन यू प्लीज डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ C1 इन मिसकैरियज इन प्रेगनेंसी पीरियड। मैं C1 की चर्चा कर रहा हूं तो मैंने आपको अपनी चर्चा के दौरान इस बात को बताया कि C1 हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अभी परसों इसी पर चर्चा हुई थी कि क्या C1 चक्कर में सहायक है, तो मैंने कहा था मैं इस पर आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि C1 सेरेबेलम, सेरेब्रम,
यानी हमारे मस्तिष्क के दो प्रमुख भागों पर इसका नियंत्रण है। C1 प्यूटेटरी ग्लैंड पर। प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाले विशिष्ट हार्मोन्स शरीर के हर ऑर्गन पे अपना नियंत्रण करते हैं, और जितने ऑर्गन्स हार्मोन्स निकालते हैं उन सारे ऑर्गन्स पर इन हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। तो C1 प्यूटेटरी ग्लैंड पर भी अपना नियंत्रण करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वर्टिगो यानी चक्कर हमारे सेरेबेलम और सेरेब्रम ब्रेन से संबंधित, या हमारे ईयर के अंदर जो कॉक्लिया होता है जो शरीर का बैलेंस करता है, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, हमारे दोनों कानों के अंदर एक छोटा सा जिसको हम कह सकते हैं कि हियर ऑर्गन होता है कॉक्लिया के कॉक्लिया, तो वो कॉक्लिया अगर जरा भी उसके अंदर के जो लैब्रिंथ होता है उसके अंदर का जो द्रोह होता है, अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई या कॉक्लिया अपने स्थान से खिसक गया तो हमारे शरीर का बैलेंस नहीं होता, हमको चक्कर आने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं। एक तो चक्कर ये हो गया। दूसरा, हम शरीर का बैलेंस नहीं बना पाते हैं, खड़े होते हैं गिर जाते हैं, साथ ही हम लेटे रहते हैं, वो भी कॉक्लिया से संबंधित होता है, ईयर से संबंधित ही वो बीमारी होती है। और जब हमको मस्तिष्क के रूप में, दिमागी रूप में भोजन का चक्कर आता है, या प्रेगनेंसी पीरियड में हमारी जी मचलाता है, वो वोमिटिंग होने की स्थिति आती है, वहां पर भी C1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में कार्य करती है। चूंकि ये C1 ओवरी से संबंधित है, ओवरी में ओवम बनते हैं, ओवम को ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उसके मैच्योरिटी के लिए विभिन्न प्रकार के हम कहते हैं सेल डिवीजन के लिए उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो ये सारे के सारे पावर C1 से उसको मिलते हैं। C1 के जो एंजाइम्स के रूप में ये जो 5 पौधों का इसमें मिश्रण किया गया है, ये एंजाइम C1 की ओवरी को मजबूत करते हैं, ओवरी के फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब चूंकि ये महिलाओं की विशेष औषधि मानी गई है और प्रयोग के तौर पे देखा गया है, इस नाते हम कह सकते हैं कि महिलाओं के जो विभिन्न प्रकार के पीरियोडिक से संबंधित या मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे वो एमेनोरिया हो, चाहे डिसएमोनेरिया हो, या हिमोराइजा हो, जहां पर भी किसी भी तरीके के रोग फीमेल जेनिटल ऑर्गन संबंधित है, वहां पर C1 का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। C1 ब्रेस्ट में अगर ग्लैंड हो गया है, वहां पे भी हम C1 का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। कंजेशन ऑफ ब्रेस्ट, एब्सेस इन मेमोरी ग्लैंड्स में भी, और अगर गर्भाशय में ऐंठन हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा गर्भ में आया है और उसका विकास कम हो रहा है, या कोई एबनॉर्मलिटीज हो गई है, वहाँ पर पेन अब जो एक फॉल्स लेबर शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी हमको C1 याद आना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो नाजिया होता है, वोमिटिंग होती है, वहाँ पे भी हमको C1 की ज़रूरत है। बहुत से मानसिक रोगी होते हैं जो सोचते समझते रहते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता कि हम क्या करें क्या ना करें, उनको भी C1 की आवश्यकता पड़ती है। C1 को हम एक एंटी सुपरेटिली के रूप में मान सकते हैं, एंटी पीरियोडिक के रूप में मान सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में मान सकते हैं, एंटी एक्साइटमेंट के रूप में मान सकते हैं, एंटी एसाइटिस के रूप में मान सकते हैं। लंग्स की प्लूरेसी में हम C1 का रोल देख सकते हैं। ब्रैंकियल कैटरा में जो रुक रुक के खांसी आती है ब्रोंकियल से, डिप्थीरिया में, ग्वाइटर जो घेंघा रोग होता है, वहाँ पे भी C1 का रोग, चूंकि घेंघा रोग ग्लैंड से संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन। तो लिहाजा ग्वाइटर में भी हमको C1 की जरूरत पड़ेगी। वर्टिगो है, फैंटिंग है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन यहाँ पर बहुत दिनों तक ये हड्डी मजबूत नहीं होती और पुल पुल करके दबती रहती है, वहाँ पर भी उन छोटे बच्चों को, लगभग 4 साल तक के बच्चों को हमको C1 देना चाहिए। हिस्टीरिया में C1 का प्रयोग बहुत अच्छा है। हड्डियों के गिर जाने पर, दांत के निकलने पर, और जो पैरों में बीवाई फट जाती है जिसे आप चिल वैलियम कहते हैं, उस पर भी C1 का बहुत अच्छा रोल है। तो जहाँ तक C1 के कार्यक्षेत्र की बात है, हम ये मान लें कि अगर क्षेत्र को हम ये कह दें कि ये बिल्कुल अनडिस्क्राइबेबल है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, या ये बिल्कुल वेन1 और C1 दोनों की व्याख्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये अनुभव के आधार पे आपको मिलेगी। ये किताबें नहीं बता सकती हैं, ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव नहीं बता सकते हैं। जो जो आप C1 के बारे में गंभीर चिंतन करेंगे, और चिंतन कहाँ से करेंगे? ओवरी के ओवम के बनने की प्रक्रिया से, जहाँ पर प्रकृति एक बच्चे के जन्म के लिए एक छोटा सा ओवम निर्माण कर रही है। उस निर्माण में लगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक बच्चे के जन्म में शरीर
सारे अंगों को बनाने के लिए उसी ओवम में, वो ओवम में ही सारी की सारी रचनाएं प्रकृति डालती है, सारे बहुत छोटे उस अंग में सारी की सारी डाल देती है। सेल के डिवीजन की, सेल डिवीजन के बाद टिश्यू बनने की, टिश्यू बनने के बाद उसमें गैस्टुला बनने की, फिर एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस बनने की, फिर मीजोडर्मिस से हड्डी बनना, एक्टोडर्म से बाहरी अंग बनना, एंडोडर्म से आंतरिक अंग बनना। ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो प्रकृति के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और वो सब सीवन पर डिपेंड करता है। इस नाते जब एक जीव बनता है गर्भाशय में, एक बच्चा बनता है गर्भाशय में, उस बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है तो जिन जिन अंगों का निर्माण गर्भाशय के समय होता है उन अंगों पर सीवन का प्रभाव सीधा होता है। एक बहुत सा क्लियरेंस मैं आपकी बात को, अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि चूंकि गर्भ में बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के हर अंग गर्भाशय में ही बनते हैं, तो गर्भाशय में जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमको सीवन का महत्वपूर्ण रोल दिखाई पड़ता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम से मुझे रुकना पड़ा। तो जो अंग बनते हैं उन सारे अंगों पे सीवन का सीधा नियंत्रण होता है। इस कारण जब बच्चे के जन्म के बाद और जीवन भर उन अंगों पर सीवन का नियंत्रण बना रहता है। इस कारण हम इसको कह सकते हैं कि लगभग 90% रोगों में हमें सीवन और वेनवन को याद करना चाहिए। सीवन हमारी एक एसेसरी मेडिसिन है और वेनवन हमने सीएनएस में डाल रखा है। इसीलिए सीवन और वेनवन ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। यद्यप वेनवन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन मानते हैं और सीवन को हमने ओवरी से संबंधित बताया है, और ओवरी से जन्म लेने वाले उस बच्चे के हर ऑर्गन पर सीवन का प्रभाव पड़ता है, जो जन्म के बाद युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर शरीर कमजोर पड़ता है। हर जगह पे सीवन के महत्वपूर्ण रोल को समझने का प्रयास करें। सरकार का सवाल है, प्रेगनेंसी पीरियड में जो मिसकैरेज होते हैं, मिसकैरेज में भी सीवन का अहम रोल है। सीवन अगर लगातार दिया जाए तो मिसकैरेज के चांसेस ही नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा ये रिवाइज पोर्शन चल रहा है, मैंने आपसे 5 मेडिसिन की बात की थी, जिसमें C1, वेन1, C5, S5 और S1, 5 मेडिसिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी। 2 मेडिसिन पर मैं चर्चा कर चुका हूं। कल अगर मैं समय से रहा तो मैं फिर आपसे C5 पर चर्चा करूंगा, क्योंकि C5 हमारे बहुत सी औषधियों के कंपाउंड मेडिसिन का एक महत्वपूर्ण योग है। आपने अगर कंपाउंड मेडिसिन को देखा हो तो लगभग हर मेडिसिन में C5 का रोल दिखाई पड़ा है। तो हम C5 को क्यों मिला रहे हैं, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। C5 के विशिष्ट रोल पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे लाइन पर डॉक्टर आवास काजी जी हैं, हरकिशन जी हैं, लक्ष्मी कुमारी जी हैं। लक्ष्मी बहुत देर में आप आई हैं, और कई साथी इस समय लाइन पर पहले से आ चुके हैं। आप सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिन लोगों के नाम ले चुका हूं वो भी हमारे मित्र हैं, और जो देर में आए हैं वो भी हमारे मित्र हैं। जो लोग देर में आए हैं वो वीडियो को लोड करके सुन सकते हैं। तो मैंने आज आपसे C1 पर चर्चा की है, कल मैं आपसे C5 पर चर्चा करूंगा। और कल तक के लिए बस आज ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव इजाजत